जी नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर। और हम पढ़ रहे थे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। अर्थ स्टेशन कवर किया था लास्ट लेक्चर में। सो सब्जेक्ट कोड है EL303, इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के छात्रों के लिए। यूनिट नंबर है 5। सो एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, नया टॉपिक, पाथ लॉस कैलकुलेशन इन स्पेस वेव कम्युनिकेशन। सो पाथ लॉस किस तरह कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि एक हमारे पास ट्रांसमीटर है, ठीक है, एक रिसीवर है। दिस इज़ ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड दिस इज़ रिसीविंग एंटीना। सो ट्रांसमीटर की आउटपुट पावर है PT और एंटीना का गेन है, ट्रांसमिटिंग एंटीना का गेन है GT। D डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी है, D डिस्टेंस है। और रिसीविंग एंटीना का गेन GR है और रिसीव्ड पावर एट रिसीवर इज़ PR एंड इफेक्टिव अपर्चर एरिया ऑफ रिसीविंग एंटेना इज AER। ठीक है, ये टर्म्स आपको पहले तो याद रखनी होंगी कि ये क्या क्या है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हूँ। सो PT इक्वल टू ट्रांसमिटिंग पावर, GT इक्वल टू गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, AER इक्वल टू इफेक्टिव अपर्चर एरिया ऑफ रिसीविंग एंटीना, GR इक्वल टू गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना एंड D इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। अब चीज़ है इसमें समझने वाली, एक तो है ट्रांसमिटिंग पावर दैट इज़ इन वॉट। ये किस में होगी आपकी, वॉट में होगी। GT इट इज़ ए गेन, एक्चुअली इट इज़ ए गेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रहे। तो और PT जो ट्रांसमिटिंग पावर है, पावर होती है वॉट में, गेन का कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज़ ए फैक्टर, एक्चुअली गेन फैक्टर है। तीसरी चीज़ है AER, जैसे रिसीविंग एंटेना का जो इफेक्टिव अपर्चर एरिया क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे टोटल एरिया जो रिसीविंग एंटेना का, कुछ तो टोटल एरिया होगा, एक तो टोटल एरिया अपन निकाल सकते हैं, वो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, चाहे कोई और एंटीना है, उसका अपन डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पे जो इफेक्टिव अपर्चर एरिया है वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी रिसीविंग एंटीना जो होता है उसका पूरा का पूरा एरिया एज ए रिसीवर बिहेव नहीं करता है, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत कम हो जाता है। मीन्स कुछ एक एरिया होते हैं, या तो वो डायरेक्टली इल्यूमिनेटेड नहीं हो पाते हैं, एनर्जी डायरेक्टली मिल नहीं पाती है, या कुछ और फैक्टर्स की वजह से जो है कि वो एज ए रिसीवर बिहेव नहीं करता है, उसका पूरा एरिया नहीं करता है, कुछ एरिया कम, थोड़ा बहुत कम। जैसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के केस में जो है कि ऑलमोस्ट 75% एरिया जो है कि एज ए रिसीवर होता है। मीन्स उसका जो इफेक्टिव अपर्चर एरिया होता है वो 75% होता है, ये कह सकते हैं। सो इफेक्टिव अपर्चर एरिया इज़ इम्पोर्टेंट टर्म एक्चुअली, ठीक है। ये इसका डिपेंड करता है, ये मीन्स इसका एक फॉर्मूला है, वो हम पढ़ेंगे। सो जो इफेक्टिव अपर्चर एरिया है वो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, लाइक फ्रीक्वेंसी कौन सी कितनी यूज़ कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, और इसका आपका डायमीटर क्या है, आपके जो एंटीना है, एक्चुअली सॉरी, फ्रीक्वेंसी एंड गेन कितना है, गेन जो रिसीविंग एंटीना का गेन है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। चौथी चीज़ है गेन, रिसीविंग एंटीना का गेन GR, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। और D है इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ओके। अब एक चीज़ मैं आपको गेन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, गेन क्या होता है, ठीक है। यदि जैसे आपका एक आइसोट्रोपिक एंटीना है, आइसोट्रोपिक एंटीना के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सभी डायरेक्शंस में ये ओमनी डायरेक्शनल होता है, कहने का मतलब सभी डायरेक्शंस में इक्वल अमाउंट में पावर को ट्रांसमिट करता है, जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। मगर जो हम प्रैक्टिकली केस में यूज़ करते हैं, जो एंटीनाज यूज़ करते हैं, चाहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, चाहे अदर किसी भी स्पेस वेव कम्युनिकेशन हो, जो एंटीना यूज़ करते हैं इनमें ये जो एंटीना होते हैं ये हाईली डायरेक्शनल एंटीना होते हैं। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करते हैं, कहने का मतलब मीन्स इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गेन हाई होता है, जबकि दूसरी डायरेक्शंस में, अदर डायरेक्शंस में इनका गेन बहुत कम हो जाता है आइसोट्रोपिक एंटीना के रेस्पेक्ट में। सो गेन क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन गेन इनका मेज़र कर रहे हैं, जैसे जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मैक्सिमम पावर रेडिएट करते हैं, इनका जो मेन लोब होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम आइसोट्रोपिक एंटेना से इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये कितनी ज़्यादा उससे पावर ट्रांसमिट कर रहा है, वो कितनी ज़्यादा है उसके कंपैरिजन करेंगे तो वो कितनी ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा कर रहा है, दैट इज़ गेन एक्चुअली, ठीक है। गेन किसके ऊपर होता है, आइसोट्रोपिक एंटेना के रेस्पेक्ट में गेन होता है एक्चुअली।
सो ये समझ लो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इनका मेन लोब डायरेक्शन है, मैक्सिमम रेडिएशन की डायरेक्शन में ये आइसोट्रोपिक एंटीना से कितना ज़्यादा रेडिएशन कर पा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ गेन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीना। सो इसी तरीके से रिसीवर में भी गेन कह सकते हैं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन से अगर रेडिएशन आएगा तो ये ज़्यादा उसको कैच कर पाएंगे, बाकी अदर डायरेक्शन से ये कैच नहीं कर पाएंगे। ये रिवर्स प्रोसेस है। गेन अगर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा है तो उसमें रिसीविंग के टाइम पे भी ज़्यादा होगा और ट्रांसमिटिंग के टाइम पे भी ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो अब देखिए, ट्रांसमिटेड पावर हमने पीटी मान लिया है, एंड जो गेन है ट्रांसमिटिंग एंटीना का, दैट इज़ जीटी। सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे पीटी इंटू जीटी, दैट इज़ कॉल्ड EIRP। जीटी की वैल्यू आइसोट्रोपिक एंटेना के लिए 1 होती है, गेन की वैल्यू 1। आइसोट्रोपिक एंटेना का कंपैरिजन हम क्योंकि कोई भी एंटेना का गेन निकालना है तो उसको आइसोट्रोपिक एंटेना के रेडिएशन से कंपेयर करेंगे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो आइसोट्रोपिक एंटेना के बारे में ही बात करेंगे तो उसका कंपैरिजन आइसोट्रोपिक से करेंगे तो आपका गेन 1 ही निकल के आएगा, ठीक है। सो EIRP जो होता है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव आइसोट्रोपिकली रेडिएटेड पावर, दैट इज़ PT इंटू GT। सीधी सी बात है, डायरेक्शनल एंटीनाज जो होंगे तो मैक्सिमम रेडिएशन की डायरेक्शन में GT की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और GT की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो EIRP इनका ज़्यादा होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैक्सिमम रेडिएशन की डायरेक्शन में। बाकी अदर डायरेक्शंस में तो कम ही होगा आइसोट्रोपिक एंटीना से। सो PT इंटू GT आपकी एक्चुअल पावर हो गई दैट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द मैक्सिमम रेडिएशन डायरेक्शन एक्चुअली। उसके बाद रेडिएट कर दी है पावर को। उसके बाद क्या हुआ कि डी डिस्टेंस पे अगर हम चेक करें कि डी डिस्टेंस पे कितने पावर लेवल बचेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पावर रेडिएट होगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका पावर लेवल है वो कम होता चला जाएगा। और वो कैसे कम होता चला जाएगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि जब भी कोई एनर्जी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ट्रैवल करती हैं तो उनका पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उतना d स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, तो डिस्टेंस भले ही कम आपकी बढ़े मगर आपका जो पावर लेवल है वो कम होता चला जाएगा ज़्यादा। सो वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ में भी आपका जो PT इंटू GT अपन 4/d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पावर डेंसिटी एट डी डिस्टेंस इक्वल टू EIRP अपॉन 4/d स्क्वायर। इसका मात्रक होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये डेंसिटी है। तो अब ये डी डिस्टेंस पे आपको पावर मिल गई PT इंटू GT अपॉन 4/d स्क्वायर। उसके आगे देखिए, अब रिसीवर पे अवेलेबल पावर है दैट इज़ PD। रिसीवर पे अवेलेबल पावर इज़ PD, मगर रिसीवर पूरी पावर को रिसीव नहीं करेगा। उसके लिए ये कितनी करेगा, ये डिपेंड करता है रिसीविंग एंटीना के इफेक्टिव अपर्चर एरिया। मैंने आपको बताया अब रिसीविंग एंटीना का पूरा एरिया एज ए रिसीवर बिहेव नहीं करेगा, उसका इफेक्टिव अपर्चर एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो इफेक्टिव अपर्चर एरिया से आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया अवेलेबल पावर डेंसिटी PD को, तो मिल जाएगा आपको रिसीविंग पावर, दैट इज़ PT GT AER अपॉन 4/d स्क्वायर। उसका मात्रक होगा वॉट में, ओके। AER अगेन अब देखें, अब इफेक्टिव अपर्चर एरिया जो होता है मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एंड रिसीविंग एंटीना के गेन पे डिपेंड करता है। तो AER का जो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है दैट इज़ λ² अपॉन 4π इंटू GR। दिस फार्मूला यू शुड रिमेंबर एक्चुअली, ठीक है। इस फार्मूले की वैल्यू आप पुट करोगे PR के फॉर्मूले में यहाँ पे, तो आपको निकल के आएगा PR इक्वल टू PT इंटू GT इंटू GR इंटू λ² अपॉन 4/d स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे आपको कुछ और मिलेगा। देखिए PR सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपको मिला PR इक्वल टू PT GT GR अपॉन 4/d अपॉन λ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब ये आपको निकल के आ गया, 1 मिनट सॉरी। सो ये फॉर्मूला आपको निकल के आ गया रिसीव्ड पावर जो है रिसीवर पे PT GT GR अपन 4/d अपन λ का होल स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पे जो PT है, दिस इज़ PT
दिस इज़ जी टी एंड दिस इज़ जी आर। ये तीनों चीज़ें, तीनों पैरामीटर्स जो हैं, ये तीनों ही आपके पी आर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर पी टी जी टी जी आर में से किसी की भी वैल्यू बढ़ती है तो पी आर बढ़ेगी, और रिसीव्ड पावर ज़्यादा हो तो हमारे लिए अच्छी बात है। मगर जो नीचे वाला फैक्टर है 4πd/λ का होल स्क्वायर, ये फैक्टर एक्चुअली आपके रिसीव्ड पावर को कम कर रहा है। अगर ये फैक्टर आपका बढ़ा तो ये फैक्टर आपका कम हो जाएगा, पी आर मीन्स कम हो जाएगा। 4πd/λ का स्क्वायर बढ़ेगा तो पी आर कम हो जाएगा। तो इस फैक्टर को हम कह सकते हैं दिस इज़ द एग्जैक्टली विच इज़ रिड्यूसिंग योर रिसीव्ड पावर, दिस कैन बी कॉल्ड पाथ लॉस फैक्टर। सो हमने पाथ लॉस फैक्टर को बोल दिया है 4πd/λ का होल स्क्वायर, और लैम्डा इक्वल टू आप जानते हो कि c/f। सो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 4πdf/c का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, पाथ लॉस का फार्मूला 4πd/λ का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी एल इज़ प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, सॉरी देखिए, पी एल इज़ प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर मीन्स पाथ लॉस बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, उसके स्क्वायर के समानुपाती हो गया लॉस। इसी प्रकार से पी एल समानुपाती एफ स्क्वायर। सो फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो भी पाथ लॉस ज़्यादा होगा। इसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा उतना ही ज़्यादा पाथ लॉस भी आपका होगा। सो आपने पढ़ा होगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, मैंने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज़ होती है और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज़ होती है। तो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं ताकि पाथ लॉसेस कम हो और जो टोटल ट्रांसमिटेड पावर है वो भी कम रिक्वायर्ड हो, क्योंकि पाथ लॉस इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती है। जो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही लॉसेज बढ़ जाएंगे। तो लॉसेज को हमको कम करना है ऊपर से, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पावर कम होगी सैटेलाइट से नीचे आते वक्त। तो डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ा कम कर देंगे ताकि पाथ लॉस भी कम हो। दूसरी चीज़, जो रिक्वायर्ड पावर है ट्रांसमिट करने के लिए वो उसकी ज़रूरत कम हो। या फिर हम कह सकते हैं पी एल इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/λ स्क्वायर। ओके, सो इसके बाद अगर नेक्स्ट अपन जो पाथ लॉस फैक्टर है इसको अपन डीबी में भी निकाल सकते हैं। डीबी में अगर देखा जाए तो 10 log 10 ले लेंगे। 10 log 10 लेने के बाद में आगे सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर को आगे ले आए तो 20 log 10 4πd/λ। इसी तरीके से लैम्डा की वैल्यू c/f पुट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। और लॉग के जो फार्मूलाज होते हैं आपके, लाइक log a b c, इसको हम लिख सकते हैं log a + log b + log c, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ फार्मूलाज को यूज़ करते उसको सिंप्लीफाई किया है। और ये इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा d जो है कि मीटर में है और f इज़ इन हर्ट्ज़, ठीक है। मगर हम जानते हैं कि स्पेस वेव कम्युनिकेशन में d जो है जनरली किलोमीटर्स में होगा और f एटलीस्ट मेगाहर्ट्ज़ में तो होगा ही होगा। जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो गीगाहर्ट्ज़ में भी होता है, मगर हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से बनाएंगे ताकि हमें जब वैल्यूज़ पुट करें डी और एफ़ की तो किलोमीटर और मेगाहर्ट्ज़ में कर सकें। तो इसके लिए हमने डी को ऑलरेडी किलोमीटर में चेंज कर दिया है और एफ़ को ऑलरेडी मेगाहर्ट्ज़ में चेंज कर दिया है। डी को 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है और एफ़ को 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे क्या होगा आगे फॉर्मूले में, देखिए इस फॉर्मूले को आपने और सिंप्लीफाई करने के बाद में ये फार्मूला निकल के आया 32.5 + 20 log 10 d + 20 log 10 f। यहाँ पे d और f जो है कि आपका किलोमीटर और मेगाहर्ट्ज़ में है। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है d = 100 किलोमीटर या t = 500 किलोमीटर दिया है, तो d = 500 किलोमीटर है तो d की वैल्यू जो आप पुट करोगे तो 500 करोगे, न कि 500 × 10⁻³ ये नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने d को किलोमीटर में फॉर्मूले में लिया है। इसी प्रकार से f की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, जैसे f की वैल्यू दे रखी है 100 मेगाहर्ट्ज़, तो आप f की वैल्यू 100 पुट करोगे, न कि 100 × 10⁻6। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पाथ लॉस इन डीवी और एज वेल एज पाथ लॉस का जो विदाउट डीवी वाला फार्मूला है, जो फैक्टर का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला
4 पाई डी अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर। या तो ये भी याद होना चाहिए, और दूसरी बात डीबी में भी याद होना चाहिए, दैट इज़ 32.5 प्लस 20 log 10 डी प्लस 20 log 10 एफ। ओके, इसके बाद अगर अपन जो रिसीव्ड पावर है इसको भी अगर हम चाहें कि हम डीबी में निकालें रिसीव्ड पावर को, तो रिसीव्ड पावर का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है कि पी टी जी टी जी आर, सॉरी, ओके, सो रिसीव्ड पावर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता था, ये वाला पी टी जी टी जी आर अपॉन 4 पाई डी अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर। सो 4 पाई डी अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर को हमने यहाँ पे पी एल लिख दिया है, पाथ लॉस। ओके, और इसका टोटल हमने 10 log 10 ले लिया है, जिससे हम डीबी में निकाल सकें पी रिसीव्ड पावर इन डीबी। फिर वही फार्मूले हमने लॉग्स के फार्मूला यूज़ किया है सिंप्लीफाई करने के लिए। सो इसके ये निकलने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिलेगा, और इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट वाली टर्म को पी ट्रांसमिटेड पावर इन डीबी, और दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटीना गेन इन डीबी, रिसीविंग एंटीना गेन इन डीबी एंड पाथ लॉस इन डीबी। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रिसीव्ड पावर इन डीबी। ये भी पूछा जा सकता है कई बार। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पाथ लॉस कैलकुलेशन फॉर स्पेस वेव कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।